हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम अंडरस्टैंडिंग स्टेट पॉलिटिक्स का थर्ड सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स इन इंडिया। मतलब कि जो सेंटर और स्टेट्स के रिलेशंस हैं वो किस तरीके हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हो, चाहे वो फाइनेंशियल रिलेशंस हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव रिलेशंस हो। आज हम उन सारे रिलेशंस की बात करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर। उससे पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ, जिससे आपको ये पता चल जाए कि अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए या ये जो नोट्स हैं ये चाहिए आपको, तो आपको ये कहाँ पे मिलेंगे। तो अगर आपको ये सारे चाहिए, जहाँ जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं, चाहे पॉलिटिकल साइंस का मेजर 1, मेजर 2, मेजर 3, मेजर 4 सब्जेक्ट, 4 सेम पॉलिटिकल साइंस का, उन सारा का आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक के साथ बिना टाइम वेस्ट किए। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है या यूनिटरी कंट्री, तो आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, क्योंकि आपको लगता है कि फेडरल कंट्री है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को डीपली एनालाइज करते हैं, डीपली देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि इंडिया एक प्योर फेडरल कंट्री भी नहीं है और ना ही यूनिटरी कंट्री है। इंडिया का फेडरलिज्म हमें एक मिक्सचर देखने को मिलता है, जिसमें हमें दोनों फीचर्स देखने को मिलते हैं, फेडरल और यूनिटरी फीचर्स। पहले मुझे ये बताओ कि जो फेडरल सिस्टम है उसका बेसिक आइडिया क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? सिंपल शब्दों में आप समझो कि जब हम फेडरल सिस्टम की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जो पावर है वो एक जगह कंसंट्रेट नहीं होती, बल्कि पावर जो है वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में इक्वली डिवाइड होती है। और ये डिवीजन 3 एरियाज़ में होता है, चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर्स का हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का हो, फाइनेंशियल पावर्स का हो। लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर क्या आता है कि लॉ कौन बनाएगा, और साथ ही साथ जितने भी लॉ मेकिंग प्रोसेस होते हैं वो लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की अगर मैं बात करूँ तो लॉ इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इस चीज़ की यहाँ पे बात होती है, और इस चीज़ की पावर्स दी गई होती हैं स्टेट्स और सेंटर्स को। जब पावर फाइनेंशियल पावर्स की बात आती है तो इसका मतलब ये होता है कि पैसा कैसे कलेक्ट होगा और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये भी तय किया जाता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में। लेकिन जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पे भी सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को इन्हीं 3 डायमेंशंस में डिज़ाइन किया गया है। इसलिए आज हम इस टॉपिक को 3 पार्ट्स में समझेंगे: लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस और फाइनेंशियल रिलेशंस। और आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल स्ट्रक्चर देता है, लेकिन उसमें सेंटर को एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन भी दी गई है। इन सारी चीज़ों को हम आर्टिकल्स के ज़रिए समझेंगे कि कहाँ पे जो सेंटर है वो ओवरराइड कर रहा है स्टेट्स के ऊपर। ठीक है? शुरुआत करते हैं अपने लेजिस्लेटिव रिलेशंस के साथ, जहाँ पे हम ये समझेंगे कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस की जो पावर्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हैं या नहीं हैं। ठीक है? तो लेजिस्लेटिव रिलेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि जो सेंटर्स और स्टेट्स हैं उनके बीच में लॉ मेकिंग पावर्स के डिवीजन। लॉ मेकिंग पावर्स के डिवीजन का मतलब ये है कि किसके पास ज़्यादा पावर है, या कौन-कौन सी ऐसी पावर्स हैं, या कौन-कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर सेंटर और स्टेट्स दोनों लॉज़ बना सकते हैं अपने-अपने डोमेन के अंदर, अपने-अपने ज्यूरिडिक्शन के अंदर। ये जो प्रोविज़न है लेजिस्लेटिव रिलेशन का, ये पार्ट 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। आर्टिकल की अगर मैं बात करूँ तो 245 से लेके 255 के बीच में दिए गए हैं। इंडिया ने जो मॉडल अडॉप्ट किया है वो कनेडियन फेडरल मॉडल से इंस्पायर है। सॉरी, मेरे थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो गया। इसका मतलब ये है कि जो इंडिया ने जो मॉडल अडॉप्ट किया है ना अपनी कंट्री के अंदर, वो हमने कनेडियन फेडरल मॉडल से इंस्पायर होके किया है। कनेडियन मॉडल का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जो रेज़िड्यूरी पावर्स हैं वो सेंटर के पास होती हैं। मतलब कि अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट के अंदर मेंशन नहीं किया गया है, जैसे यूनियन लिस्ट हो गई, स्टेट लिस्ट हो गई, सेंट्रल लिस्ट, और कौन-सी होती है? कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो उनके बीच में कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो वो मेंशन नहीं किया गया है, उस पर लॉ बनाने का पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है। ठीक है? अब हम समझेंगे कि लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स कौन-कौन से हैं, उनका डिवीज़न किस तरीके से है। इसमें हमारा यूनियन लिस्ट आ जाता है, सेंट्रल लिस्ट आ जाता है, और हमारा कॉन्करेंट लिस्ट आ जाता है। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर सिर्फ़ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। इसके अंदर हमेशा आपको देखने को मिला होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि इसमें 100 सब्जेक्ट्स आते हैं, 100 सब्जेक्ट्स आते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स के मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया, सिटीज़नशिप हो गया। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है? तो अब आप सोचिए कि ये सब सब्जेक्ट्स नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं। तब जाके इनके ऊपर जो है वो यूनियन कानून बनाती है, क्योंकि ये नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं। अगर हर स्टेट अपनी करेंसी बना दे, तो फॉरेन पॉलिसी बना दे, तो कंट्री के सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। आपने ये देखा होगा कि अगर कोई स्टेट जो है वो सेंटर से बढ़ के काम करना शुरू कर देती है, तो वहाँ पे उनके जो रिलेशंस हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई ऐसी स्टेट है जिसने अपनी खुद की करेंसी बना दी, अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी वो तय करना शुरू कर देते हैं, तो जो कंट्री का सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो कोलैप्स हो जाता है। इसलिए ये जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो सेंटर के कंट्रोल में रखे गए हैं। अब हम स्टेट लिस्ट की बात करेंगे कि स्टेट लिस्ट में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं।
लिस्ट में जो वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर उनको लेजिस्लेट करती है, स्टेट के जुरिडिक्शन के अंदर वो आते हैं। इसमें अप्रॉक्सिमेटली हमें 61 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। उनमें से कुछ एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ, तो वो आते हैं जैसे पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना, पुलिस, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, लोकल गवर्नमेंट। ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो लोकल नेचर के होते हैं और स्टेट्स के अंदर ये आते हैं, स्टेट के जुरिडिक्शन के अंदर ये आते हैं। क्योंकि इन इन सारे सब्जेक्ट्स को इसलिए स्टेट्स के अंदर रखा गया है क्योंकि हर एक स्टेट्स की जो नीड्स हैं वो अलग-अलग होती हैं। हर एक स्टेट्स अपने तरीके से अपने लॉज़ बनाना चाहता है, अपने एग्रीकल्चर के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी पुलिस के ऊपर या अपनी जो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उनके खुद के अपने-अपने कंसर्न्स होते हैं, अपने-अपने नीड्स होती हैं। दैट्स व्हाई ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्टेट्स को पार्टिकुलरली दिए गए हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट्स को ऑटोनॉमी भी दी है कि अगर आपका जो नीड्स हैं, आपकी जो डिमांड्स हैं, आपके जो कंसर्न्स हैं, वो अलग हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने की जो ज़रूरत है, वो अलग तरीके से है एज़ कम्पेयर टू द वेस्ट, ठीक है? तो इस तरीके से जैसे मतलब कंपेयर कर रहे हैं कि अगर हमें किसी स्टेट्स को उसको अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करना है, तो हमें उसकी नीड्स को ध्यान में रखना होगा। दैट्स व्हाई ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, वो स्टेट लिस्ट के अंदर दिए गए हैं। अब हम कॉन्करेंट लिस्ट की बात करते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। इसमें अप्रॉक्सिमेटली हमें 52 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर दोनों लॉज़ बना सकते हैं। लो दोनों जो है वो अपना ज्यूरिडिक्शन दिखा सकते हैं। जैसे एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट्स हो गए, ट्रेड यूनियंस हो गए, मैरेजेज़ हो गए। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रूल है। अगर सेंटर और स्टेट के लॉ में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, मान लीजिए कोई सेंटर ने लॉ बनाया पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के ऊपर, मान लीजिए फॉरेस्ट के ऊपर बनाया, ठीक है? तो सेंटर ने कोई लॉ बनाया और स्टेट ने भी बना दिया। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 254 जो पार्लियामेंट का लॉ होगा वो प्रिवेल कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ है वो जो स्टेट के द्वारा दी गई जुरिडिक्शन है, जो स्टेट के द्वारा जो बनाया गया लॉ है उसको ओवरराइड कर देगा। मतलब कि जो फाइनल अथॉरिटी है वो सेंटर के पास ही होगी और सेंटर की ही बात मानी जाएगी। उसके बाद जो सब्जेक्ट्स इन तीनों लिस्ट के अंदर नहीं दिए गए हैं, वो दिए जाते हैं रेज़िडुअरी लिस्ट के अंदर और उसको हम रेज़िडुअरी पावर भी बोलते हैं। आर्टिकल 248 के तहत अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि जो रेज़िडुअरी लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, उसकी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। रेज़िडुअरी लिस्ट का मैंने आपको मतलब समझा दिया कि जो सब्जेक्ट्स इन्हीं 3 लिस्ट के अंदर मेंशन नहीं है, वो सब्जेक्ट रेज़िडुअरी लिस्ट के अंदर आते हैं। जैसे कि रिसेंट एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, साइबर लॉज़ को लेके जितने भी लॉज़ बनाए जाएँगे या जो इंटरनेशनल इंटरनेट रेगुलेशंस होंगे या जो रोबोटिक्स हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर जो लॉ बनाने की पावर है वो सेंटर के पास है। समझ आई आपको बात? क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो किसी भी 3 लिस्ट के अंदर मेंशन नहीं है और इससे हमें ऑटोमैटिकली ये पता चलता है कि ये जो सेंटर है उसके पास ज़्यादा पावर है। अब हम ये देखेंगे कि जो पार्लियामेंट की पावर कौन-कौन सी हैं, जिसके ऊपर मतलब जिसके तहत वो स्टेट लिस्ट को ओवरराइड कर सकते हैं। मतलब कि जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट के अंदर दिए गए हैं, वहाँ पे सिर्फ़ स्टेट्स का ही जुरिडिक्शन होना चाहिए था। लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल्स के तहत जो पार्लियामेंट है, वो स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है। इसमें पहला आर्टिकल आता है हमारा आर्टिकल 249। अगर राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी के साथ कोई रेज़ोल्यूशन पास करती है, जो कि नेशनल इंटरेस्ट में हो और नेशनल इंटरेस्ट में लेना वो ज़रूरी है, तो पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बना सकती है और ये पावर 1 ईयर के लिए वैलिड होती है, लेकिन रिन्यू भी हो सकती है। समझ आ गई आपको बात? जैसे मान लीजिए कोई जैसे राज्यसभा को ये लगता है कि हमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमने कोई एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है? और वो नेशनल इम्पोर्टेंस को रखता है कि नेशनल लेवल के ऊपर इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो उस समय जो राज्यसभा अगर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी के साथ कोई एक रेज़ोल्यूशन पास कर देता है, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाती है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के ऊपर उस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट के ऊपर वो लॉ बना सकती है। मान लीजिए जैसे एग्रीकल्चर की बात करें, तो एग्रीकल्चर से क्या होता है? पॉल्यूशन होता है, तो एग्रीकल्चर किसका सब्जेक्ट है? स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो अगर राज्यसभा को ये लगता है कि हमें स्टेट के जो लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, उसके ऊपर हमें कानून बनाना चाहिए, तो राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी के साथ एक रेज़ोल्यूशन पास करेगी और पार्लियामेंट जो है वो उसके ऊपर जुरिडिक्शन अज़्यूम कर लेगी क्योंकि ये नेशनल इम्पोर्टेंस है। आर्टिकल 250 भी आता है यहाँ पे, अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर भी लॉ बना सकती है। किस केस में? नेशनल इमरजेंसी के केस में। तो आर्टिकल 250 के तहत ये हमें पावर दी गई है सेंटर को। आर्टिकल 252 भी है, अगर 2 से ज़्यादा स्टेट्स जो हैं वो पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करती हैं, तो पार्लियामेंट को ये कहती हैं कि उनके लिए कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आप कानून बनाएँ, तो पार्लियामेंट बना सकती है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस लॉ को पार्लियामेंट ही रिपील कर सकती है, अब स्टेट्स के पास कोई पावर नहीं रही है।
आर्टिकल 253 के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर आपने कोई इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट इंप्लीमेंट करना हो तो पार्लियामेंट जो है वो स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकती है। तो यहाँ पे वो एग्जांपल फिट होती है जो मैंने आपको आर्टिकल किसके अंदर बताई, आर्टिकल 249 के अंदर बताई। ठीक है, तो ये कौन सा आर्टिकल है हमारे पास, आर्टिकल 250 नहीं ये भी नहीं था, 253। ठीक है, जैसे हमने कोई इन्वायरमेंटल ट्रीटीज करके रखी हुई हैं तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, उस ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो जुरिडिक्शन अज्यूम कर सकते हैं आर्टिकल 253 के तहत। ये सारे आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। अगर आपने ये मेंशन किए एग्जाम्स के अंदर तो आपको 12 में से 10 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं जाने वाले। आर्टिकल 356 की अगर मैं बात करूँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, तो पार्लियामेंट उस स्टेट के लिए स्टेट सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है। समझ आ गई आपको बात? अगर किसी स्टेट में जो है वो प्रेसिडेंट रूल लग गया है, मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर के अंदर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है कि उस स्टेट के जितने भी स्टेट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स हैं सॉरी, तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है कि जितने भी उस स्टेट के स्टेट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स हैं, उसमें कानून बना सकती है। ठीक है? तो इन समरी में अगर आपको ये बताना चाहूँ कि इंडिया में फेडरल लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर है, लेकिन सेंटर को स्ट्रॉन्गर पोजीशन दी गई है। सेकंड, अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस का मतलब है कि जैसे सेंटर और स्टेट के बीच में कोई एग्जीक्यूटिव पावर का कोऑर्डिनेशन। मतलब कि जो भी लॉ बनाया गया है, उसको इम्प्लीमेंट करने का, उसको एग्जीक्यूट करने की जो पावर का कोऑर्डिनेशन है, उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के अंदर समझेंगे। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे-जैसे हम आर्टिकल्स के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हमें देखने को मिलते हैं सेंट्रल और स्टेट के बीच में। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को लेके जितने भी प्रोविजंस दिए गए हैं, वो आर्टिकल 256 से लेके 263 में दिए गए हैं। पहला आर्टिकल की अगर मैं बात करूँ, तो वो आता है आर्टिकल 256। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के लॉज़ को इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। मतलब कि जैसे कोई पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। मतलब अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है तो स्टेट उसको इग्नोर नहीं कर सकती, उसको वो इम्प्लीमेंट करना ही होगा। अगर हम आर्टिकल 257 की बात करें, तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, इस आर्टिकल के तहत स्टेट अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को ऐसे एक्सरसाइज नहीं कर सकती जैसे कि वो किसी यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर को ऑब्स्ट्रक्ट करे। मतलब कि कोई वो ऐसा एक्शन नहीं लेगी जिससे यो यूनियन की जो पावर है वो उसका खनन हो या उसको ऑब्स्ट्रक्ट महसूस हो। ठीक है? तो इस केस में क्या होता है कि अगर स्टेट जो है वो जो सेंटर की जो चीज़ें हैं, जो सेंटर के द्वारा बताई गई डायरेक्शंस हैं, उसको कंप्लाई नहीं कर सकता, उसके ऊपर वो खरा नहीं उतर सकता है, तो सेंटर जो है वो डायरेक्शंस इश्यू कर सकता है। एक्सट्रीम केसेस के अंदर क्या हो सकता है कि वहाँ पे स्टेट्स के अंदर जो है वो आर्टिकल 356 वो लग सकता है। 356 आर्टिकल क्या है? इमरजेंसी का आर्टिकल है। ठीक है? आर्टिकल 258 के तहत प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो यूनियन के कुछ फंक्शंस, सारे नहीं, यूनियन के कुछ फंक्शन जो है वो स्टेट को डेलीगेट कर सकता है। किसके पास ये पावर है? प्रेसिडेंट के पास है आर्टिकल 258 के तहत। अगर स्टेट जो है वो कंसेंट दे, अगर स्टेट इस चीज़ में राज़ी हो, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि यूनियन के कुछ फंक्शंस, यूनियन गवर्नमेंट के कुछ फंक्शंस, यूनियन लिस्ट के कुछ फंक्शंस स्टेट को डेलीगेट कर सकता है, स्टेट को दे सकता है। एग्ज़ाम्पल की अगर मैं बात करूँ, तो कभी-कभी क्या होता है कि सेंटर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ स्टेट्स को दे देती हैं इस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 258 के तहत। लेकिन जब हम आर्टिकल 258 की ए की बात करते हैं, तो ये इसका रिवर्स भी हमें पॉसिबल देखने को मिलता है कि कभी-कभी क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने कुछ फंक्शंस यूनियन को दे सकता है कि आप इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेट करो। ठीक है? उम्मीद है आपको ये आर्टिकल दोनों समझ आए होंगे। अब हम आर्टिकल 262 की बात करेंगे, तो ये आर्टिकल इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के रिलेटेड है। किसके रिलेटेड है? इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के रिलेटेड है। पार्लियामेंट क्या कर सकता है इस आर्टिकल के तहत? ट्रिब्यूनल्स क्रिएट कर सकता है। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, तो कावेरी डिस्प्यूट के ऊपर जो है वो ट्रिब्यूनल क्रिएट किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। कृष्णा रिवर का जो डिस्प्यूट था, उसके ऊपर भी जो ट्रिब्यूनल था, वो क्रिएट किया गया था। अब हम आर्टिकल 263 की बात करेंगे। 262 तो हमने समझ लिया कौन-सा था, इंटर रिवर वाटर स्टेट का डिस्प्यूट को लेके। लेकिन जब हम आर्टिकल 263 की बात करते हैं, तो इस आर्टिकल के थ्रू इंटर स्टेट काउंसिल एस्टेब्लिश किया जा सकता है। इसका पर्पस होता है कि जो स्टेट्स हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप हो, ठीक है? कोऑपरेशन हो, पॉलिसी डिस्कशंस हो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बनाई जाती हैं आर्टिकल 268 के तहत। कौन-सी चीज़ें? इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है? ताकि जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशंस हैं, जो अच्छे हों, उनकी जो कोऑपरेशन है वो बढ़े, पॉलिसी डिस्कशन हो, वो इस आर्टिकल के तहत इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट मैकेनिज़्म है ऑल इंडिया सर्विसेज़ का, जो कि आर्टिकल 312 के तहत दिया गया है। इसके अंदर जो ऑल इंडिया सर्विसेज़ के लोग आते हैं, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफओएस जो ऑफ़िसर्स होते हैं, ये काम कहाँ पे करते हैं? स्टेट्स के अंदर काम करते हैं।
लेकिन इनको जो रिक्रूट है, जो अपॉइंटमेंट है या जो कंट्रोल है वो सेंटर के थ्रू होता है, ठीक है? सेंटर ही इनको अपॉइंट करता है, सेंटर ही इनको कंट्रोल करता है। इसलिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर भी सेंटर का इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग रहता है, स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है? क्योंकि जो स्टेट्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन रन कर रहा है? यही तो ब्यूरोक्रेट्स रन कर रहे हैं। ये जो आईएएस हैं, ये जो आईपीएस हैं, ये लोग जो है वो स्टेट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चला रहे हैं और इनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है वो सेंटर का देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई जो स्टेट लेवल के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे सेंटर का इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग रहता है। समझ आ गई आपको बात? अब हम फाइनेंशियल रिलेशन को डिस्कस करेंगे, ये हमारा थर्ड डायमेंशन है, ठीक है? इसके साथ हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर मैं सच कहूँ ना तो फेडरल सिस्टम की जो रियल स्ट्रेंथ होती है ना वो फाइनेंसेस पर ही डिपेंडेंट होती है। समझ आ गई आपको बात? अगर सेंटर और स्टेट के बीच में फाइनेंस के लेवल के ऊपर कोई भी भेदभाव नहीं है ना, तो वो एक फेडरल कंट्री कहलाई जाती है। अगर स्टेट के पास पैसा नहीं होगा, तो उनकी ऑटोनॉमी प्रैक्टिकली ही वीक हो जाती है। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंशियल रिलेशन जो दिए गए हैं, वो पार्ट 12 के अंदर दिए गए हैं, जिसके अंदर आर्टिकल 268 से लेके 293 के अंदर दिए गए हैं, ठीक है? इंडिया में एक कंसेप्ट है जिसको हम वर्टिकल फिजिकल इम्बैलेंस के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये होता है कि स्टेट्स के पास ज़्यादा रेवेन्यू सोर्सेज़ हैं, लेकिन स्टेट्स पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। इस गैप को फिल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने रेवेन्यू शेयरिंग मैकेनिज़्म भी बनाया है। ठीक है? तो वो हम देखेंगे कि कौन-सा ऐसा रेवेन्यू शेयरिंग मैकेनिज़्म है, उसको आर्टिकल के अंदर हम समझेंगे। सबसे पहले आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस पावर, जो टैक्सेस की पावर है ना, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई है, कौन उसको कलेक्ट करेगा और किसके पास वो जाएगा। आर्टिकल 268 के तहत कुछ ड्यूटीज़ जो है वो सेंटर लेवी करता है, सेंटर लगाता है, लेकिन स्टेट्स कलेक्ट करती है और यूज़ करती हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो स्टैम्प ड्यूटीज़, वो आर्टिकल 268 के तहत आती हैं, ठीक है? वो क्या करता है, सेंटर के द्वारा लगाई जाती हैं, स्टेट उनको कलेक्ट करता है और यूज़ भी करता है। आर्टिकल 269 की अगर मैं बात करूँ, तो कुछ टैक्सेस सेंटर कलेक्ट करता है, लेकिन स्टेट को असाइन कर दिए जाते हैं इस आर्टिकल के तहत। समझ आ गई बात? कि जो कुछ ऐसे टैक्सेस होंगे, वो सेंटर खुद ही कलेक्ट करेगा, लेकिन स्टेट्स को वो दे दिए जाते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल की अगर मैं बात करूँ, तो वो आता है इंटर स्टेट ट्रेड टैक्सेस, ठीक है? आर्टिकल 270 के तहत क्या होता है कि कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं, जो सेंटर के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं, सेंटर उनको कलेक्ट करता है और स्टेट और सेंटर के बीच में शेयर होते हैं, मतलब दोनों के बीच में शेयर होते हैं। समझ आ गई आपको बात कि कुछ ऐसे टैक्सेस जो सेंटर के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन उनका जो शेयरिंग है, वो सेंटर और स्टेट के बीच में होता है, दोनों के बीच में होता है। और ये जो आर्टिकल है वो टैक्स डेवल्यूशन सिस्टम का बेस है। मतलब कि टैक्स डेवल्यूशन सिस्टम होता क्या है, इसको आप समझो कि जैसे कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्स रेवेन्यू सेंटर स्टेट के साथ शेयर करता है। कितना? कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्स रेवेन्यू सेंटर स्टेट के साथ ही शेयर करता है। इसका ये मतलब है टैक्स डेवल्यूशन सिस्टम का, और इसका ये जो बेस कौन है, आर्टिकल 270। अगर हम आर्टिकल 271 की बात करें, तो पार्लियामेंट जो है वो सरचार्ज इम्पोज़ कर सकता है। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो स्टेट्स हैं उनको सरचार्ज में शेयर नहीं मिलता, इसलिए सेंटर का फाइनेंशियल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग रहता है स्टेट्स के ऊपर। सरचार्ज का मतलब क्या होता है? सरचार्ज को आप सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि टैक्स ऑन द टैक्सेस, ठीक है? टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है? और इससे ज़्यादा आपको और समझना है तो आप इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया ताकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाए। आर्टिकल 275 के तहत क्या होता है कि इस आर्टिकल के थ्रू ग्रांट इन एड स्टेट्स को दिए जाते हैं। ये ग्रांट फाइनेंस कमीशन रेकमेंड करता है कि कौन कैसे किस तरीके से ग्रांट्स जो है वो स्टेट्स को दिए जाएँगे। आर्टिकल 275 के तहत वो ग्रांट इन एड जो है वो स्टेट्स को दिए जाते हैं ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन। अब हम आर्टिकल 280 की बात करेंगे, वो फाइनेंस कमीशन की बात करता है। ये जो फाइनेंस कमीशन है, हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है, ठीक है? एंड इसका रोल क्या होता है कि टैक्स रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको डिसाइड करना और ये रिकमेंड करना कि किस स्टेट्स को ग्रांट्स दी जाएँगी। और साथ ही साथ जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो फिस्कल बैलेंस होता है, उसको मेंटेन करने का काम भी फाइनेंस कमीशन का होता है। ये याद रखना कि फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के अंदर दिया गया है, आर्टिकल 280 के अंदर। अब हम आर्टिकल 279 ए की बात करेंगे, जिसमें जीएसटी काउंसिल की बात की गई है। ये जो जीएसटी था, वो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद लाया गया था और जीएसटी काउंसिल भी तभी ही क्रिएट हुई थी, ठीक है? इसमें मेंबर्स होते हैं जैसे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फाइनेंसिस हो गए, ठीक है? और साथ ही जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है? ये 3 लोग इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। 3 लोग नहीं होते, मतलब बहुत सारे लोग होते होंगे। लेकिन जो मेन मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए कि इसके अंदर कौन-कौन हो सकते हैं। एक तो होगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, दूसरा होगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंसिस, ठीक है? साथ ही एक और होगा जो होगा स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स, ठीक है? जो स्टेट्स के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, वो सारे इसके अंदर जीएसटी काउंसिल के अंदर होंगे। और ये जो इंस्टीट्यूशन है वो फिजिकल फेडरलिज्म का एक मेजर एग्जांपल है, जहाँ पे कोऑपरेशन के साथ जो है वो आगे बढ़ा जा रहा है। फिजिकल फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे जो फाइनेंशियल लेवल के ऊपर जो इक्वालिटी है, जो डिवीज़न है पावर का, वो थोड़ा ज़्यादा हमें देखने को मिलता है।
क्योंकि यहाँ पे जो सेंटर और स्टेट्स हैं वो मिलकर टैक्स पॉलिसी डिसाइड करते हैं। कैसे करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया कि स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर भी जीएसटी काउंसिल के अंदर आते हैं और वो मिलकर टैक्स पॉलिसी डिसाइड करते हैं। तो ये किसके आर्टिकल के अंदर दिया गया है, ये आप भी ध्यान रखोगे, जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279 ए के अंदर दिया गया है और ये क्रिएट कब होती हैं? 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद क्रिएट होती हैं। अब हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करेंगे कि उनका रोल क्या है। ये जो इंस्टीट्यूशन था वो यूनियन एंड स्टेट दोनों के अकाउंट्स को ऑडिट करता है। आपने सुना होगा कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है? और ये क्या होता है कि इसका काम क्या होता है कि दोनों के जितने भी अकाउंट्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स के हो, उनका हिसाब-किताब रखता है, उनको ऑडिट करता है। एंड 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद लोकल बॉडीज़ के जितने भी अकाउंट्स थे, वो भी सीएजी के ऑडिट के अंदर ही आते हैं। समझ आ गया आपको बात? कि लोकल बॉडीज़ कौन-कौन से होंगे? पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज़, जो कि 73rd और 74th अमेंडमेंट के तहत लाई गई थी। इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है, ये जो जितने भी रिलेशंस थे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन हो, फाइनेंशियल रिलेशन हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव रिलेशन हो, वो सारे हमने कंप्लीट कर दिए। अब हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें, तो सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन जो है वो फेडरलिज्म का कोर एलिमेंट होते हैं। समझ आ गई आपको बात कि अगर आपने किसी कंट्री को फेडरल कंट्री कहलाना है या किसी कंट्री को आपने देखना है, तो आपने उसको सेंटर उसके जो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस हैं, उनको देखना होगा, तब जाके आप कह सकते हो कि वो एक कंट्री फेडरल कंट्री है या यूनिटरी कंट्री है। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर डिवाइड करके रखी हुई हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी में ये है कि जो सेंटर है वो उसकी ज़्यादा पावर हमें देखने को मिलती है। सेंटर की जो पोज़ीशन है वो स्ट्रॉन्ग दी गई है एंड इस वज़ह से जो स्कॉलर्स हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि इंडिया जो है वो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज़्ड टेंडेंसीज़ में है। ठीक है? ये एक कोट है जो कि स्कॉलर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है कि इंडिया इज़ अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, मतलब कि फेडरल तो है लेकिन जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसकी हमें ज़्यादा डोमिनेंस देखने को मिलता है। सेंटर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलता है। लेकिन टाइम के साथ-साथ कुछ इंस्टीट्यूशन ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रेंथ किया है, जैसे हमने बात की थी जीएसटी काउंसिल हो गया, इंटर स्टेट काउंसिल जो बनाई जाती थी, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंदर दिया गया है। तो इसके तहत हमें क्या देखने को मिलता है कि इंडिया का जो फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की ओर बढ़ता हुआ नज़र आता हुआ देखने को मिल रहा है। वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो फाइनेंस कमीशन हो गया, चाहे वो इंटर स्टेट काउंसिल्स हो गया, चाहे वो जीएसटी काउंसिल हो गया, ये क्या कर रहे हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रेंथ कर रहे हैं। इसलिए इंडियन फेडरलिज्म जो है वो एक स्टैटिक नहीं है, ये एक डायनामिक है, कंटीन्यूअसली इवॉल्व हो रहा है ताकि नेशनल यूनिटी और रीजनल ऑटोनॉमी के बीच में बैलेंस मेंटेन किया जा सके। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी।